हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, एसएससी के पेपर में एसएससी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो से भी आपको आने वाले 2024 के जितने भी पेपर होंगे उनमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो एग्जाम सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीएचएसएल हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप ये लेक्चर लास्ट तक देखें ताकि आप भी इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रित है? इसका आंसर है मद्रास। अब देखिए, जो होम रूल लीग है वो दो लोगों ने चलाया था। पहली थी एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। 1916 में एनी बेसेंट ने वर्तमान के चेन्नई में तमिलनाडु में होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका मानना था कि स्वशासन भारतीयों का अधिकार और वे इसके हकदार भी हैं। अब देखिए, ये जो स्वशासन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि अपने द्वारा चुने गए लोग ही सरकार को चलाएंगे और जो सभी भारतीय होंगे। और इसी के साथ साथ द कॉमनवेल्थ अखबार में भी एनी बेसेंट ने बहुत सारे लेख लिखे आंदोलन के लिए, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आंदोलन को सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का स्वशासन स्थापित करना। देखिए, होम रूल लीग से दो एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर वन, बताइए कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। और नंबर दो ये आ सकता है, बताइए मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। देखिए, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। और मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने। ये दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक पुणे, मद्रास एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स। और सन भी याद रखना है, कब की थी? 1916 में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के पुत्रों द्वारा लिखा गया था? देखिए, इसका आंसर है अमजद अली खान। ये रही इनकी फोटो और ये रहे इनके पुत्र, इनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर दो, आमिर खान। ये आमिर खान एक्टर नहीं है बॉलीवुड के, ये एक संगीतकार है, एक शास्त्रीय संगीतकार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन नंबर तीन, अली अकबर खान। ये एक श्रोता वादक है जो कि मेहर घराने से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर चार, बिस्मिल्लाह खान। इनको तो आप सभी जानते होंगे, ये शहनाई वादक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो हॉर्नबिल है ना, ये एक पक्षी है और इसके नाम से एक त्योहार मना जाता है नागालैंड में। अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए और सी, यानी कि हमको बी पढ़ने की कोई लोड नहीं है। बी में वैसे भी जनवरी दिया हुआ है और ये दिसंबर के माह में मनाया जाता है। पहले में दिया हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्व राज्य के नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक पक्षी के नाम से हुई है। मैंने बताया आपको, तो ये भी सही है। देखिए, नागालैंड के लोग बीच में आग लगा के उसके चारों तरफ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, चारों तरफ घेरा बना के नाचते हैं और इस तरह से महोत्सव मनाते हैं। अब देखिए, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 1 से लेकर 10 दिसंबर तक उत्तर पूर्वी भारत के
राज्य नागालैंड में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है, यानी कि ये हर साल मनाया जाता है। यह त्योहार नागालैंड के सभी जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सभी जातियां इसको मनाती है, इसीलिए इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गया। बताइए त्योहारों का त्योहार किसको कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनंदिता नियोगी अनाम ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 कथक। अब कथक से ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कथक नृत्य किस राज्य की उत्पत्ति है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश और रायगढ़ घराना। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 मणिपुरी। मणिपुरी जो है मणिपुर से स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वो तमिलनाडु से हुई है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है वो आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए, अपने नोट्स बना के लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की विधानसभा में समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? इसका आंसर है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। देखिए जैसे ही ये एक राज्य है और ये एक राष्ट्र है, जो भी कार्य राज्य में एक राज्यपाल करते हैं वो ही एक राष्ट्र में राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन के समक्ष रखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, ये आपको नोट करके लिखना है, 112 में कहा गया है कि हर साल भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। इस विवरण को ही बोलचाल की भाषा में हम बजट अथवा आय व्यय कहा जाता है, यानी कि यही हमारा क्या है, बजट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के मामले में उस राज्य के राज्यपाल की सहमति प्राप्त करनी होती है। कभी कभी राज्यपाल अन्य केंद्रीय कानूनों या संविधान के बीच टकराव की आशंका से विधेयक को राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हैं और अनुच्छेद 200 व 201 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। ये हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। समझिए ये कोई बिल है, ठीक है, और ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और इस पे हमारे जो राज्यपाल जी हैं उनको कोई डाउट है, ये आपके राज्य और आपके राष्ट्रीय के बीच में किसी तरह का विवाद पैदा कर सकता है। तो राज्यपाल जी इस बिल को राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे चेक करने के लिए कि आप इसको देख लीजिए कि ये बिल जो है केंद्रीय कानून और संविधान के बीच टकराव तो नहीं करा रहा। तो इस बिल पर जो निर्णय आएगा राष्ट्रपति जी का वो मानना मैंडेटरी है, यानी कि अंतिम है। और ये सब लिखा हुआ है अनुच्छेद 200 और 201 में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि एजुकेशन है। एजुकेशन जो है समवर्ती सूची में आती है, जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और राष्ट्र भी कानून बना सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो जब दोनों मिलकर इसी सब्जेक्ट पर कोई बिल बनाएंगे, ये किसी तरह का कानून पास करेंगे, उसमें हमेशा राष्ट्र को ही प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कोई भी विधान परिषद किसी विधेयक को अंतिम 4 महीने तक रोक सकती है। देखिए मान लीजिए आपके राज्य में 2 सदन है, एक विधानसभा है एक विधान परिषद है। देखिए विधानसभा में कोई बिल लाया गया और उस बिल को विधानसभा में पास किया गया और फिर उसको पास करने के लिए भेजा गया विधान परिषद में।
तो विधान परिषद में उस बिल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 माह तक रोक सकते हैं उस पर बहस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उनको वो बिल लौटाना पड़ेगा वापस विधान सभा में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अनुच्छेद 153 में दिया गया है प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। अब आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, यानी कि लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि 72.98%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे खाद्य में एक रासायनिक खतरा माना जाता है? इसका आंसर है कीटनाशक अवशेष को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? वो किया गया 1911 में। अब देखिए 1911 में कौन सी इंपोर्टेंट घटना हुई थी? बिल्कुल सही, किंग जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था दिल्ली में, और कोलकाता से हमारी राजधानी बनाई गई दिल्ली 1911 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1932 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो थी पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। तो ये किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, इसका सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है पूना पैक्ट किस सन में हुआ था, पूछ सकता है किन के बीच हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अमिताभ कांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है टीवी सोमनाथ जी, ये एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, जो आजकल फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, अजय कुमार भल्ला जी, ये भी एक IAS ऑफिसर ही थे, जो कि करंट में होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? इसका आंसर है स्काइपर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है ना। और नंबर 2 पे है अमीबा। तो चलिए अमीबा के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। अत्यंत सरल प्रकार का एक परजीवी प्रोटोजोआ है, जिसकी अधिकांश जातियां नदियां, तालाब, मीठे पानी और झीलों, पोरखों, पानी के गड्ढे आदि में पाई जाती है। कुछ संबंधित जातियां महत्वपूर्ण परजीवी और रोगकारी हैं। जीवित अमीबा बहुत सूक्ष्म प्राणी है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों ही प्रोटोजोआ हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य में मलेरिया रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन। युगलीना एक अकोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों के बीच की यौगिक कड़ी कहते हैं। इनमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह कशाभिका की सहायता से गति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका आंसर है इंदु सुदेशन। देखिए इस वाले उपन्यास में है ना, कोहिनूर जो हमारे देश का डायमंड था उसके बारे में लिखा हुआ है। उसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि पहले वो कहाँ से मिला, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने ट्रेवल किया और अब कहाँ पे है। पूरी की पूरी स्टोरी कोहिनूर हीरे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बैनर्जी। बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। इनका पूरा नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। ये एक भारतीय बैरिस्टर थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम भारतीय थे, पर ये जीत नहीं पाए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, एओ ह्यूम। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए इनके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारत सभा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक थी। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें राष्ट्रीय गुरु के नाम से भी जाना जाता था। ये बन गया आपके यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की शुरुआत किसने की? तो सर सुरेंद्र बनर्जी ने। और राष्ट्रीय गुरु किनको कहा जाता था? सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, कपास के व्यापारी भी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बताइए इनमें से व्यापारी कौन थे? तो ये व्यापारी भी थे और शिक्षा शास्त्री भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, आरंभिक राजनीतिक व सामाजिक नेता थे और इन्हें भारत का विवध पुरुष भी कहा जाता था। और 1892 से लेके 1895 तक ये यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी रहे। देखिए इस वाले ऑप्शन में दोनों आ गए। जो WC बैनर्जी थे ये सबसे पहले चुनाव लड़े। ठीक है, और जीते कौन? जीते दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आप दोनों के नाम याद रख लीजिए। चुनाव पहली बार लड़ा था किसने? WC बैनर्जी ने। ठीक है, और चुनाव जीते कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीन दरबार में अपना राजदूत भेजा? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। हर्षवर्धन जी, जिसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता था, वर्धन वंश के एक सदस्य थे, जिसको पुष्पभूति वंश के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, जिन्होंने अल्कोन हुनों को भी पराजित किया था और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक भारत उत्तर पर शासन किया। हरिश्चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रची गई थी। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। बताइए बाणभट्ट किस राजा के कवि थे? वो थे हर्षवर्धन के। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए हरिश्चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है बाणभट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हर एंगल देखना है क्वेश्चन का, तब जाके आप पेपर को बीट कर पाओगे। पेपर में क्या हो रहा है, आंसर तो वही है, क्वेश्चन का एंगल चेंज कर रहे हैं बस। तो आपको एक क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल भी देखने, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनको राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पल्लव साम्राज्य के शासक थे। नरसिंह वर्मन ने 690 ईस्वी से 750 तक के शासन किया और इस शासनकाल में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिसमें से एक बुद्ध विहार भी था, जो कि आमतौर पर चीन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। शिव सकंद वर्मन राजवंश के प्रथम शासक थे। ये आपको याद रखना है, वर्मन राजवंश के
जो प्रथम शासक थे वो शिव सकन थे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, पुलकेशिन। पुलकेशिन जो थे चालुक्य वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने भारत के पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में, वर्तमान में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य हैं, उस हिस्से पे शासन किया और इन्होंने वतापी शहर की स्थापना भी की और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया और सबसे महत्वपूर्ण हेंग तसांग जो था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा करने आया था और सबसे मेन वतापी कोंडा नाम की उपाधि को धारण किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन की डिटेल दे रहा हूँ ना और एक एक ऑप्शन की डिटेल दे रहा हूँ, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और आप यकीन मानिए इसमें मेरे 10 दिन लगे हैं पूरे के पूरे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको लगे कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप चीज़ पढ़ोगे ना और वो एक ही सीक्वेंस में होगी और एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, तो उसको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जीएस जो है ना, आप जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी चीज़ों को अटैच कर पाओगे, उतना जल्दी और उतना अच्छा याद होगा। वरना आप क्वेश्चन का एंगल भी नहीं समझ पाओगे। आपके सब कुछ याद होने के बावजूद भी आप गलत निशान लगा के आ जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टडी। अगर आप तरीके से और सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हो, तो याद करने के बावजूद भी गलत निशान लग जाता है क्वेश्चन में। तो जब आपको एक जगह मटेरियल मिल रहा है सारा, तो उसको एक साथ याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शतरंज एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है जो एल आकार से किसी भी वर्ग में जा सकता है? अब देखिए, शतरंज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, उसके अंदर एंगल होते हैं, ये इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये एल बता रहा है वो बता रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम करता है घोड़ा। घोड़ा ही उसमें 2.5 चाल चलता है और राजा तो सिर्फ एक ही चाल चल पाता है, ठीक है। हाथी बिल्कुल सीधा चलता है और वजीर जो है घोड़े की चाल छोड़ के बाकी सबकी चाल चलता है। और इसी को हम रानी भी बोलते हैं शतरंज की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1985 में। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों के उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है। देखिए, गुरु जो द्रोण थे वो महाभारत में थे और उन्होंने किसको शिक्षा दी थी? पांडवों को शिक्षा दी थी और कौरवों को भी शिक्षा उन्हीं ने दी थी, ठीक है। इसके बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं। देखिए, इसमें विजेता को एक ब्रोंज की मूर्ति दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि पहले राशि थी 5 लाख रुपए, जो कि 2020 में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई थी। ये एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को मिल सकते हैं और जिसमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी होता है। और सबसे पहले ये किसे मिले थे? भालचंद्र भास्कर भागवत को कुश्ती में, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग में और ओ एम नाम्बियार एथलीट, इनको मिले थे 1985 में। हंसा शर्मा भारत की एक प्रमुख भारोत्तोलन कोच है। वह 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली महिला कौन थी जिसको
द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला मोती हंसा शर्मा। अब देखते हैं ये 2023 में किसे किसे मिला है। ये मिला है ललित कुमार जी को कुश्ती में, श्री R B रमेश जी को मिला है शतरंज में, श्री महावीर प्रसाद सैनी को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, श्री शिवेंद्र सिंह को मिला है हॉकी में, श्री गणेश प्रभाकर जी को मलखम्ब के लिए मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।